आज हम देखेंगे संविधान सभा का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख ले, तब जाकर के पार्ट 2 समझ में आएगा अच्छे से। पार्ट 1 में हमने बताया था कि संविधान सभा का मांग सबसे पहले संविधान किसका बना, फिर एशिया में किसका बना, फिर संविधान सभा का मांग कौन सबसे पहले किया था, उसके बाद में कौन किया, फिर अगस्त प्रस्ताव कब आया, अगस्त प्रस्ताव के बाद कैबिनेट मिशन कब आया, उसमें कितने सदस्य थे, भारत में कितने राज्य थे, कितने सीसीए राज्य था, उसके बाद में कितने देसी रियासत थे, कितना सीट कहाँ बंटवारा, वो सब पूरे डिटेल से हम उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हमने चर्चा किया है। उसी का पार्ट 2 है जो कि भीमराव अंबेडकर का देखेंगे, संविधान सभा में क्या योगदान था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, जो पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पार्ट 2 में क्या है कि हम भीमराव अंबेडकर के बारे में बात किए थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उनकी जो क्वेश्चन मतलब बनता है कि देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि भीमराव अंबेडकर चुनाव कहाँ से लड़े थे और कहाँ से जीते थे। देखिए चुनाव उसमें कंफ्यूजन लोग कोई बॉम्बे मार देता है, कोई बंगाल मार देता है। तो इस उनके बारे में हम देख रहे हैं कि क्या क्या मतलब बने थे, कैसे चुनाव जीता गया था। देखिए भीमराव अंबेडकर क्या है, पहली बार चुनाव लड़े थे बॉम्बे से। ठीक, बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, फिर यहाँ से चुनाव हार गए थे। ठीक, बॉम्बे से चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। फिर दोबारा चुनाव लड़े बंगाल से, बंगाल से चुनाव लड़े किसके, मुस्लिम लीग की सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़े बंगाल में और चुनाव जीत गए। ठीक, बंगाल से चुनाव जीत गए और बंगाल में पूछा था किस बंगाल में वह स्थान कहाँ है जहां से चुनाव जीते थे। तो देखिए वो बंगाल को वो स्थान है कहाँ, कौन सा है, जैसर कुलना। देखिए जैसर कुलना वो स्थान है जहां से भीमराव अम्बेडकर चुनाव जीते थे और चुनाव मुस्लिम लीग की सहायता से जीते थे। ठीक, तो ये जैसर कुलना इस समय पड़ता है कि हाँ, उस समय पड़ता है इस समय पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में उस समय पड़ रहा था। जो कि अब तो मान लीजिए पूर्वी भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत दो दो कंट्री बने। जो पूर्वी पाकिस्तान था फिर बाद में वो भी विद्रोह कर दिए और दिसंबर 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश कहलाया। तो जब उस समय विभाजन हुआ, जब चुनाव जीते थे, जब चल रहा था संविधान सभा का, तब चुनाव जीतने के बाद में जब पूर्वी भारत का विभाजन हुआ तो ये जो जैसर कुलना था पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो फिर इनकी सीट फिर से खाली हो गए। अब इनको चुनाव कहाँ से लड़ना था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उस समय राजेंद्र प्रसाद को जो संवैधानिक सलाहकार थे, तो संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था, बी.एन. राव साहब जब संवैधानिक सलाहकार थे तो इन्हें कहे कि भीमराव अंबेडकर का सदस्यता मतलब सीट में इसमें रहना बहुत आवश्यक है। तो ये क्या किए हैं कि भीमराव अंबेडकर और बी.एन. राव मतलब इनका फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिम्हा राव। बी.एन. राव राजेंद्र प्रसाद को जो कि अध्यक्ष थे उनको मतलब बोला गया कि भीमराव अंबेडकर की सीट को बहुत मतलब जरूरी उनकी रहना मतलब संविधान में अति आवश्यक है। तो फिर राजेंद्र प्रसाद क्या कहें कि उस समय बॉम्बे के जो हेड थे उनको पीएम कहा जाता था, जैसे जो प्रांत के हेड होते थे। तो बॉम्बे के जो हेड थे बीजी खेर, कौन था, बीजी खेर, ये क्या थे, बॉम्बे के पीएम थे। ठीक है, उस समय जो हेड थे उनको पीएम कहा जाता था। तो बॉम्बे के जो हेड थे बीजी खेर, जब भीमराव अंबेडकर साहब राजेंद्र प्रसाद से कहें तो राजेंद्र प्रसाद बीजी खेर जो कि बॉम्बे के पीएम थे उनसे बोला गया कि एक सीट खाली कराइए और अंबेडकर जी को मतलब वहां से चुनाव उनको जिताना है, उसके बाद में उनको संविधान सभा में सदस्य के रूप में मान्यता दिलाना। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बीजी खेर साहब तो उनको सीट वहां से खाली कराएं, उनको किसको कराएं, एम आर जयकर से इस्तीफा दिलाएं और उनकी जगह फिर इनको भीमराव अंबेडकर साहब को वहां से फिर सीट पे जीते। इस हिसाब से ये संविधान सभा के सदस्य बने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जो है कहाँ से जीते थे। तो आपको यदि ऑप्शन में बंगाल और बॉम्बे दोनों देगा तो आपने ऑप्शन में आंसर क्या लगाना है, बॉम्बे। यदि बॉम्बे ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप बंगाल लगा सकते हैं। यानी तब इसका बॉम्बे जब ऑप्शन में दे नहीं रहा है इसका मतलब एग्जामर क्या पूछना चाहता है कि वो मान रहा है कि बंगाल से चुनाव जीतना। ठीक, तो अब हमेशा ये बार याद रखिए कि जब भी प्रायोरिटी देना है तो ऑप्शन में देना है बॉम्बे को। बंगाल जब बॉम्बे न रहे तो ऑप्शन में तो आप बंगाल लगा सकते हैं। तो इनसे भीमराव अंबेडकर जी से क्वेश्चन भी बनता है। देखिए
इनसे ये बुक लिखे थे, इनका योगदान बहुत ज़्यादा संविधान में था, तो इसलिए इनका मतलब बोला जाता है संविधान की जननी। क्या बोला जाता है? संविधान की जननी या संविधान का जनक। इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब योगदान होने के कारण संविधान की जननी या संविधान का जनक कहा जाता है। इसी कारण से इनको बोला जाता है आधुनिक का मनु, आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग का मनु इसलिए इनको कहा जाता है। इनकी बुक पूछ लिया जा इनका बुक पूछ लिया जाता है। देखिए इनका एक बुक था, कौन सी बुक है? हिंदू धर्म की पहेलियाँ, ये बुक है इनकी, हिंदू धर्म की पहेलियाँ। ठीक है, ये इनकी बुक है, कभी पूछ ले जाता है हिंदू धर्म की पहेलियाँ किनकी है? इनकी। और भीमराव अम्बेडकर जी भीमराव अम्बेडकर जी 1940 में क्या किए थे? 1940 में, यानी वो पाकिस्तान बना नहीं था उससे पहले ही इन्होंने दे दिया था पाकिस्तान का थर्ड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार। क्या बोले थे? थर्ड ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान पर विचार। ये इनकी बुक है। ये कब लिखे थे? 1940 में। पाकिस्तान बनने से सोचिए पहले ही थाटा पाकिस्तान का बुक इस पर लिख दिए थे। ठीक, इस हिसाब से भीमराव अम्बेडकर का इसमें बहुत सारे योगदान होने के कारण अभी और आगे जो भी क्वेश्चन बनेगा तो उसके बारे में बताया गया। तो भीमराव अम्बेडकर कैसे मतलब चुनाव जीते, फिर आगे देखते हैं। हम आगे देखेंगे कि जब प्रारूप समिति मतलब बना तो उसमें भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। तो देख रहे हैं प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए हम प्रारूप समिति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संविधान का प्रारूप समिति, ठीक है, अब देखेंगे प्रारूप समिति, यानी इसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। प्रारूप समिति के देखिए क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाता तो कौन थे? तो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति को पूछ लिया जाता अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कभी दे लिया प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, और कहीं कहीं आपको देखेगा लिखा दिखेगा कि पांडुलेखन समिति। ये भी आप बहुत क्वेश्चन बनता है, तब लोग जो पढ़ा नहीं उसको समझ में आता है पांडुलेखन समिति, तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो प्रारूप समिति को ही कहा जाता है पांडुलेखन। पांडुलेखन समिति, यानी पांडुलेखन समिति कहिए, चाहे ड्राफ्ट कमेटी कहिए, चाहे प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो इसमें पूछ लिया जाता है ये सब में प्रारूप समिति या तो ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति, इसमें कितने सदस्य थे? तो देखो इसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7। कितने सदस्य? 7, यानी 6 + 1। एक अध्यक्ष थे, जो कि अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर, और 6 सदस्य और थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसको हम बता दे रहे हैं सदस्य और कौन कौन से थे। देखिए पहला भीमराव अम्बेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे, और उसके बाद में देखेंगे अगला कौन था? के.एम. मुंशी। फिर मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, और कौन था? और गोपाल स्वामी अयंगर, और गोपाल स्वामी अयंगर, और बने थे कि टी.टी. कृष्णमचारी। उसके अलावा कौन थे? के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला,
गोपाल स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णमचारी, उसके अलावा कौन था, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, एन माधव राव। कितने सदस्य हुए, 1 2 3 4 5 6 और अम्बेडकर 7। टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, देखिए 7 सदस्यों में इसमें पूछा जाता है कि कांग्रेस से कौन सा सदस्य थे, कांग्रेस से कौन सदस्य थे। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस में उस समय जब संविधान सभा बना था तो कांग्रेस में कितने सीट थे, 208 कांग्रेस के मतलब सदस्य ने सीट जीता था। 208 में 30 लोग जो थे, 30 सदस्य उनके जो थे, जब 208 सीट कांग्रेस था, जो 30 सदस्य थे उसमें 30 सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनको मतलब कांग्रेस तरफ से मिला था टिकट लड़ने के लिए। तो जो 30 सदस्य थे ये लोग कोई बिजनेसमैन, कोई उद्योगपति, यही लोग सब थे। तो उसके बाद में तो यही पूछा जाता था कि इसमें पूछ लिया गया था, अभी क्वेश्चन आया था कि कांग्रेस से कौन सदस्य थे। देखिए कांग्रेस से बस केवल मोहम्मद सादुल्ला छोड़ करके ये पांचों सब कांग्रेस से थे, लेकिन कांग्रेसी कौन था, के.एम. मुंशी। तो क्वेश्चन बनेगा के.एम. मुंशी, ये कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, ये कांग्रेस से जुड़े थे, कांग्रेस का इनको मतलब कांग्रेस की तरफ से ये थे, और सब कांग्रेस की सीट से लड़े थे, लेकिन कांग्रेसी नहीं थे। तो जब क्या हुआ कि देखिए मोहम्मद सादुल्ला पूछा जाए तो मोहम्मद मतलब मुस्लिम लीग से एकमात्र सदस्य कौन था, तो मोहम्मद सादुल्ला। ये किससे थे, मुस्लिम लीग से। जो भी क्वेश्चन ये सब बनते हैं क्वेश्चन मुस्लिम लीग से, तो पूछेगा मुस्लिम लीग से सदस्य कौन था, तो मोहम्मद सादुल्ला। यानी प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे और के.एम. मुंशी कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक, और उसके बाद में देखिए टीटी कृष्णमचारी, जो टीटी कृष्णमचारी थे, एक खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी। खेतान साहब की मृत्यु कब हुई थी, 1948 में। ठीक, 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके जगह ये आए थे टीटी कृष्णमचारी, यानी पहले खेतान साहब थे, तो 1948 में जैसे मृत्यु हुई उसके बाद टीटी उनकी जगह टीटी कृष्णमचारी आ गए। तो टीटी कृष्णमचारी ये भी कांग्रेसी थे। तो जब पूछा गया दोबारा मतलब दूसरा कांग्रेसी कौन था, तो टीटी कृष्णमचारी, क्योंकि पहले खेतान साहब थे, उनके जगह जब उनकी मृत्यु हुई तब आए। जब वो शुरू में जब ड्राफ्टिंग कमेटी बना था तो उस खेतान साहब थे वहां पर। उसके बाद में जब जैसे इनकी मृत्यु हुई तो टीटी कृष्णमचारी आए। तो यदि पूछ लिया क्वेश्चन कि दूसरा कांग्रेसी कौन था, तो कौन होगा, टीटी कृष्णमचारी, ये कांग्रेसी थे। ठीक, कांग्रेसी थे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो एन माधव राव हैं, ये किनके इस्तीफे के बाद आए थे, तो बी.एल. मित्तल। देखिए बी.एल. मित्तल साहब जब रिजाइन दे दिए थे, इनकी तबीयत खराब थी तो रिजाइन दे दिए, तो उनकी जगह एन माधव राव आए। यानी हम ये कह सकते हैं कि एन माधव राव और टीटी कृष्णमचारी पहले जब शुरू में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था उसके सदस्य नहीं थे। पहले खेतान साहब थे और यहाँ बी.एल. मित्तल थे। जब खेतान साहब की मृत्यु हुई उनके जगह आए टीटी कृष्णमचारी, ये दूसरी कांग्रेस बने, कांग्रेसी सदस्य थे। और पहला ये जब बने थे तो के.एम. मुंशी थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि बी.एल. तो मित्तल थे उसकी जगह, बी.एल. मित्तल भी इनकी जब तबीयत के कारण, इनकी बीमारी के कारण ये अपना रिजाइन दे दिए, तो उनकी जगह कौन आए, एन माधव राव। तो ये क्वेश्चन बनता है तो हमेशा आप याद रखिए कि रिजाइन के समय जब बी.एल. मित्तल रिजाइन दे दिए तो उनकी जगह कौन आया था, एन माधव राव आए थे। ठीक, ये सदस्य हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसके बाद में संविधान का कितने अधिवेशन हुए। देखिए संविधान में पूरे मतलब कि संविधान सभा में जब संविधान सभा हुआ तो ऊपर संविधान सभा है, तो इसमें तो अधिवेशन कितने हुए थे। देखिए अधिवेशन कितने हुए थे, 12, यानी 11 + 1। जो लास्ट वाला अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, 24 जनवरी
24 जनवरी 1900 लास्ट अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में। ठीक है, इनके लास्ट अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 में। तो यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे? 12। लास्ट अधिवेशन कब हुआ था? अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को। ठीक, ये क्वेश्चन बनते हैं। जब 24 जनवरी 1950 में हुए थे तो कि उसके बाद में कितने लोगों ने, मतलब संविधान सभा में जब हुआ था उसके बाद कितने लोग ने हस्ताक्षर किए थे? सीधा क्वेश्चन बनता तो हस्ताक्षर कितने लोग किए थे, उस पर साइन कितने लोग किए थे? तो पूछ लिया जाता है कितने लोग साइन किए थे इसमें? 284 लोगों ने साइन करने के बाद में संविधान बना। तो ये पूछा जाता पहला साइन कौन किया था? सबसे पहले साइन कौन किया था? तो फर्स्ट साइन किए थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पीएम जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम साइन कौन किया था? अंतिम साइन तो आपको पता है राष्ट्रपति करते हैं, लास्ट में करने के बाद भी अपना संविधान बन गया था। तो अंतिम साइन कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि वो राष्ट्रपति थे उस समय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये मतलब ये अंतिम साइन किया गया था। उसके बाद में आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि और क्या बन सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए, जब साइन होने के बाद में पूछा जाता है, जब पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1948 में, जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में जब पहली बैठक हुई थी संविधान सभा का, तो उस समय मतलब कि कितने, पूछा जाता है कितने महिलाएं थी? तो उस समय महिलाएं थी, जब पहली बैठक हुई थी तो पूछा जाता है कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। और पूरा कितनी महिलाएं थी? टोटल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो 15 महिलाएं। और पूछा जाता है एकमात्र महिला कौन है जो कि था? तो एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है, देखिए एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जो भाग लिया था इसमें? बेगम अय्यर और रसूल। तो क्वेश्चन बनेगा कि अंतिम, मतलब एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम अय्यर रसूल। और उस बाद पहली बैठक में 9 महिलाएं भाग ली थी और टोटल 15 महिलाएं ने भाग लिया था। तो लास्ट महिलाएं का पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अब देखिए, जब संविधान का आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, इतने आप देखने के बाद में हम आगे चलते हैं। देखिए, संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? जब ये सब जितने हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं सब क्वेश्चन बनते हैं। आंशिक रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। उस समय 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। कहीं आपको मिलेगा 15 अनुच्छेद। देखिए क्या है कि उस समय 394 अनुच्छेद है। देखिए 394 अनुच्छेद में बताता है कि कौन कौन से अनुच्छेद लागू होंगे। तो लागू तो 15 हुए थे अनुच्छेद, लेकिन 394 भी लागू किया गया था। इसी के थ्रू अवसर संविधान लागू होने थे। इस हिसाब से 16 अनुच्छेद लागू हुआ। यदि 16 ऑप्शन में नहीं है तो आप 15 कर सकते हैं। रियली में 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, क्योंकि जो 394 अनुच्छेद था इसके थ्रू कौन कौन सा संविधान, मतलब अनुच्छेद लागू किया गया था उसके बारे में बताया गया था। तो कहीं आपको 15 मिलेगा, कहीं 16। आप 16 मतलब रियली है। यदि आपको ऑप्शन में 16 नहीं है तो आप 15 कर सकते हैं। ठीक है, कितने अनुच्छेद लागू? जब 26 जनवरी 1948 को आंशिक रूप से लागू किया गया था, इस दिन कहा गया था 26 जनवरी को इस दिन विधि दिवस मनाया जाएगा। क्या? विधि दिवस। विधि दिवस। तो पूछ लिया जाता है विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। और विधि दिवस मनाने की सलाह कौन दिया था? तो लक्ष्मीमल। कौन दिया था? लक्ष्मीमल सिन्हवी। लक्ष्मीमल सिन्हवी के इन्हीं के सलाह पर 26 नवंबर को विधि दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अब क्या है कि जब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई, 125वीं जयंती मनाई गई, उस दिन निर्णय लिया गया कि
जो विधि दिवस है इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, संविधान दिवस। अब क्या मनाया जाता है 26 नवंबर को? संविधान दिवस, ठीक, मनाने का निर्णय लिया गया था। अब हम आगे देखेंगे कि और क्या क्वेश्चन बने। देखिए जो ये लागू किया गया था 16 अनुच्छेद, तो उसमें देखिए नागरिकता के बारे में दिया गया था, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और उसके बाद में चुनाव आयोग, ये सब बहुत सारे अनुच्छेद लागू किए गए थे। ठीक, यदि हम आगे फिर और क्वेश्चन कराएंगे तो हम इसको डिटेल में बताएंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन समिति के कौन अध्यक्ष था, उसके सदस्य कौन थे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे अभी संविधान सभा के बाद में हम बताएंगे। ठीक है, आगे हम ये देख रहे हैं कि देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए हमारा मतलब संविधान हमारा जो है पहला जो कि संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था, जबकि संसद की पहली बैठक कब हुई? 13 अप्रैल 1952 में। तो हमको आप बताइए कि जब संसद की पहली बैठक हुई 13 अप्रैल 1952 को, तो किस आधार पे संविधान संशोधन 1951 में किया गया था? क्या आप हम बता सकते हैं? तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप किसी से पुटअप करें तो आप पूछ सकते हैं कि जब पहली संशोधन 1951 में हुई थी, जबकि संसद नहीं बनी थी, संसद की पहली बैठक 1952 में हुई, किस आधार पर पहला संविधान संशोधन किया गया था? उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जब संविधान सभा के बारे में, ठीक है, ये संविधान सभा जो थी, देखिए संविधान सभा जब हम आपको बता रहे हैं कि संशोधन कैसे हुआ था, उसके बाद में संविधान की पहली बैठक हुई, तो उसको उस किस आधार पर देखा गया था। इसके बाद हम कुछ फैक्ट देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन संविधान सभा से बनते हैं। देखिए जब संविधान सभा जब बनाया गया था उस समय, तो संविधान सभा दो रूप में काम करते थे। ठीक है, दो रूप में, एक तो संविधान का निर्माण करना काम था, संविधान सभा का दो वर्ग था, एक तो संविधान का निर्माण करना, ठीक, एक था संविधान का निर्माण करना, संविधान निर्माण करने का काम था, जिसका उसको अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को जिसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, और एक काम था इनका, ये संविधान सभा एक संसद के रूप में काम करती थी। ठीक है, संसद के रूप में काम करती थी। इसी आधार पर जो पहला संशोधन हुआ था, जो कि लैंड रिफॉर्म था, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, जो कि लैंड रिफॉर्म जमीनी सुधार से था। तो इस संसद के रूप में एक बार काम करती थी। जब संसद के रूप में काम करती थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। जब संसद के रूप में काम करते थे तो उस समय जीवी मावलंकर काम करते थे। जब संविधान निर्माण के समय में काम करते थे तो उस समय राजेंद्र प्रसाद थे। यानी जब भी क्वेश्चन बन गया संविधान सभा दो रूप में काम करती थी, जब संसद के रूप में काम करती तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। जब निर्माण के समय तो राजेंद्र प्रसाद। देखिए जीवी मावलंकर। और पूछा गया संसद की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो संसद की जो पहली बैठक हुई थी, देखिए पहली बैठक कब हुई थी संसद की? 13 अप्रैल 1952 में। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1952 में संसद की पहली बैठक हुई थी। ठीक, अब उसके बाद में देखेंगे कि 13 अप्रैल नहीं है गाइस, 13 मई है। ठीक, 13 मई 1952 में पहली बैठक संसद की गई थी, और जीवी मावलंकर उस समय अध्यक्ष संसद के रूप में काम कर रहे थे। अब देखेंगे कि जो एक बार अभी देखो क्वेश्चन बन गया था कि स्वतंत्र भारत की कौन सा मतलब पहली संसद थी, तो यही बनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहले क्वेश्चन, यानी बोल जाएगा असेंबली फर्स्ट जो है, क्या क्वेश्चन बनेगा? असेंबली बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। असेंबली बिकम फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, तो संसद जब बनाया गया था इसको कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी मतलब स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी? ये संविधान सभा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये देखें कि मतलब संविधान सभा में उनके भीमराव अंबेडकर को रेखांकित करते हुए कहे थे, क्या कहे थे? भीमराव अंबेडकर को रेखांकित करते हुए कहे थे इनको स्किल पायलट। ठीक है,
तो पूछा जाता है संविधान भीमराव अम्बेडकर को स्किल पायलट कौन कहे थे, तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। वो संविधान सभा में उनको योगदान देखते हुए, उनको रेखांकित करते हुए स्किल पायलट की संज्ञा दिए थे। ठीक, इतने क्वेश्चन इससे संविधान सभा से बनते हैं। ठीक है, यदि आपको मतलब इसके आगे हम पार्ट और लाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।